दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम 14 से 15 दिनों के अंदर आपका यूपी पीसीएस, आरओ और बीपीएससी के लिए कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट कराएंगे। इस क्रम में हमने पॉलिटी का पूरा रिवीजन करवा दिया है घटना चक्र से, जो कि आप देख सकते हैं। ये 3 घंटे की लगभग क्लासेस है, 2 घंटा 50 मिनट की। ये उसका दूसरा पार्ट है जो हमारा कल ही रिलीज हुआ है, आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है ये ई दृष्टि की है। आप जानते हैं मार्केट में इस बुक ने एकदम रोला काट रखा है। ये किताब दबा के मार्केट में बिक रही है, क्योंकि इस किताब से अकेले 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इसी किताब से। अब ये किताब चूँकि 200 पेज की है, 230 पेज सही बताएं तो, और अगर आपको इसको पढ़ना है तो इस पर लंबा टाइम जाता है। आपका यूट्यूब पर इसके बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, जहां कम से कम 30 घंटे की क्लासेस हैं। अब 30 घंटे की क्लास कर पाना इन 30 दिनों में और साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसके लिए आपको सारे शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं और उन्हीं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम आपका रिवीजन कराएंगे। इन शॉर्ट नोट्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ये हमने अपने अनुभव से तथा पुराने पेपरों को देखकर किया है, और अगर आप इसको करते हैं तो ये आपका पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन लगभग 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस क्लास को करिए और ध्यान से देखिए। ये आपके 30 से 35 क्वेश्चन जहां इस बुक से आने वाले हैं, वहां कुछ नहीं तो 25 क्वेश्चन तो सुनिश्चित ही कर देगा। 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। केवल इसी क्लास से आप कहीं बाहर मत पढ़िए, केवल इस क्लास से आपके 35 क्वेश्चन कम से कम होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्रीय परिदृश्य का, आप जब घटना चक्र दृष्टि उठाकर देखेंगे तो ये लगभग 50 पेजेस में है, और उसको हमने लगभग केवल 6 से 7 पेजों में कंक्लूड किया है। यहाँ पे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहला टॉपिक है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन। अब क्या है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश में पहले होता था, लेकिन इसके लिए अब दोबारा से एक कमेटी बनाई गई है 2023 में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के संरक्षण में। और इस कमेटी में 8 लोग हैं, जिसमें रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष हैं और बाकी 7 अन्य सदस्य हैं। इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है। इससे पहले देश में 1967 तक एक साथ ही इलेक्शन होते थे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि आपके लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और जो स्थानीय निकाय है, मतलब कि लोकल गवर्नेंस, उनके चुनाव एक साथ कराए जाएं। अब ये सुविधा आपको प्रोवाइड कराएगा वन नेशन वन इलेक्शन की समिति के द्वारा। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए देश में 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। अब 2 चरणों में चुनाव कैसे होगा? तो देखिए, प्रथम चरण जो होगा इसमें लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, और जो दूसरा चरण होगा इसमें स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। अब इस कमेटी ने सिफारिश की है कि प्रथम चरण और दूसरे चरण के बीच में 100 दिनों से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 दिन के भीतर ही दोनों चरणों के चुनाव करा लिए जाएंगे। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सा ऐसा है कि हमको संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा, और कौन कौन से अनुच्छेद है जहां संशोधन होगा? तो आप देखेंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 83 है, यहाँ पे संशोधन किया जाएगा। इसमें संसद के सदनों की अवधि है। और उसके बाद जब आप देखेंगे अनुच्छेद 172, यहाँ पर संशोधन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 82 का एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ संशोधन होगा। तो अनुच्छेद 83 में संशोधन होगा, अनुच्छेद 172 में संशोधन होगा, और साथ में अनुच्छेद 82 का जोड़ा जाएगा। जोड़ा कौन सा जाएगा? तो 82 का। अब देखिए, संशोधन की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से संशोधन होगा इन दोनों चरणों के लिए। तो पहले चरण, दोनों चरणों के लिए संशोधन जो होता है वो हम लोगों के आर्टिकल 368 से ही होगा। लेकिन पहले चरण के संशोधन के लिए जो संशोधन किया जाएगा, इसमें यह एक विशेष बहुमत, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम लोगों का 368 है, इससे 2 तरह के संशोधन होते हैं। एक विशेष बहुमत होता है और दूसरा विशेष बहुमत प्लस साथ में आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन, आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन। ठीक है,
तो जो आपका पहला वाला है जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की प्रक्रिया है, उसमें संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में आपका उपस्थित जो लोग होंगे उस दिन सदन में, उनका 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। और जो दूसरा स्थानीय निकायों के लिए संशोधन किया जाएगा, यहाँ पर उपस्थित जो होंगे उनके 2/3 बहुमत की तो आवश्यकता होगी, साथ ही 1/2 यानी कि आधे से ज़्यादा राज्यों को समर्थन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जो स्थानीय निकाय है ये आपका एक फेडरल मुद्दा हो जाता है, और जब ऐसा फेडरल मुद्दा होता है वहाँ पर राज्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग इस तरह से देखेंगे, तो ये वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि किस तरह से संशोधन किया जाएगा, और दोनों एक साथ आवश्यक होंगे। ठीक है, अब देखिए 2 चरणों के संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता होगी, ये भी हमने आपको पहले ही समझा दिया है। अब ये आपका वन नेशन वन इलेक्शन से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये पूरा एक पेज में दिया गया, उस सब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या है कि 2018 में प्रधानमंत्री आशा योजना चालू की गई थी, अब ये दोबारा से खबरों में आई हुई है। अब ये प्रधानमंत्री आशा योजना है क्या, तो इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, अब ये किस लिए चालू की गई है, तो ये किसानों को एमएसपी प्रदान करने पर आधारित योजना है। अब आप गौर से देखिएगा कि किसानों को एमएसपी प्रदान कितने फसलों पे की जाती है, तो ये 22 फसलें हैं, केवल 22 फसलों पर एमएसपी प्रदान की जाती है। कहीं ऑप्शन में 24-26 लिखा हो, आप उसको कट करिएगा, केवल 22 है। ठीक है, अब देखिए पीएम आशा योजना के घटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 4 घटक हैं। पहला मूल्य समर्थन योजना, पीएसएस जिसको बोलते हैं, मूल्य स्थिरीकरण कोष, पीएसएफ इसको बोलते हैं, मूल्य घाटा भुगतान योजना, इसको पीडीपीएस बोलते हैं, और बाजार हस्तक्षेप योजना, इसको एमआईएस बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये योजना है ये कब तक के लिए रहेगी, तो ये केवल 2025 से 26 तक ही है, यानी कि जो हम लोगों का वित्त आयोग अभी करंट में चल रहा है 15वां वित्त आयोग, सिर्फ उसके कार्यकाल तक ही, उससे आगे नहीं है ये। और इसके लिए खर्च कितना किया जाएगा, तो 35 के सीआर जो मैंने लिखा है, तो ये 35 हो गया, के का मतलब 1000 और सीआर का मतलब करोड़, तो 35,000 करोड़ इस योजना के लिए सरकार खर्च करेगी। अब आप देखेंगे पीएसएफ जो होता है मूल्य स्थिरीकरण कोष, इसमें 4 फसलें रहती हैं, 4 फसलें हैं, और आप देखेंगे तो कौन कौन सी फसल है, तो पहली कॉफ़ी है, दूसरी टी है, तीसरी रबर है, और चौथी टोबैको है। अब देखिए अगली जो योजना है हमारी, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, ये कब चालू किया गया, तो बजट 2024 में 25 में ये चालू किया गया है। इसके लिए खर्च कितना किया गया है, तो 79,156 करोड़, 79,156 करोड़। आप ये डाटा याद रखिएगा, अमाउंट। अब देखिए ये क्या, यहाँ पे ये जो योजना चालू की गई है, ये जनजातीय बाहुल्य गांवों के 549 जिले और 2740 ब्लॉक्स में चालू की जाएगी, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के। ठीक है, इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन एक अभियान चालू किया गया है। इसके अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बनाया जाएगा। अब देखिए स्वदेश दर्शन के तहत कितने गृह प्रवास बनाए जाएंगे, होम स्टेज, तो 1000, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस जो योजना है इसमें याद करने की चीज़ क्या है, जिसमें आपको फंसाया जाएगा कथन के थ्रू, वो ये है कि ये 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू की गई है। क्वेश्चन आपका किस तरह से बना के देगा, 2 कथन देगा वो, और पहला कथन होगा कि ये बजट 2024 की योजना है, दूसरा कथन देगा कि यह भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू की गई है। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, पहला ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही, दूसरा ऑप्शन ए और बी दोनों सही, या फिर दोनों गलत। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि हाँ ये सारे राज्यों में चालू की गई है, नहीं, ये केवल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू की गई है, सिर्फ यहीं से फंसा देगा क्वेश्चन ये। अब देखिए जो हम लोगों की अगली योजना है ये बायोराइड है। ठीक है, बायोराइड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए ये चलाई किस लिए गई है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का एक विलय है। ठीक है, इसमें एक और जो नियामक संस्था है उसको शामिल किया गया, उसका नाम है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। तो ये किसका किसका है, तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास संस्थान के साथ साथ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री का एक नया घटक इसमें शामिल किया गया। तो ये तीनों घटक आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये कब की है, तो ये 15वें वित्त आयोग की अवधि तक ही रहेगी, यानी कि
ये आपकी 2021-22 से 25-26 तक के दौरान के लिए ही है। ठीक है, अब देखिए बायो E3, ये एक जो E3 टर्मिनोलॉजी है, आपको ये याद रखना है बायो E3 है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए क्या होगा, आपको देगा ऑप्शन क्वेश्चन में कि बायो E3 क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा। E3 यहाँ संबंधित है इकोनॉमी से, एनवायरनमेंट से, एम्प्लॉयमेंट से, इंकरेजमेंट से, एम्पावरमेंट से, कुछ भी लिख के देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको वो चौथा अलग जो है उसको चुनना होगा। तो यहाँ पे आप इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये 3 याद रखिएगा। अब देखिए जो अगली योजना है नमो भारत रैपिड रेल। अब ये क्या है, ये अहमदाबाद से भुज के बीच चालू की गई है, प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। अब आप बात करेंगे कि नमो भारत ट्रेन है क्या, नमो भारत रैपिड रेल है क्या। अब ये आप अगर देखेंगे एक तरह की मेट्रो सेवा है, लेकिन ये मेट्रो से अलग है। मेट्रो से कैसे अलग है, तो मेट्रो से इस प्रकार से अलग है कि ये मेट्रो से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से चलती है, इसमें स्टॉपेज कम होते हैं और ये 2 शहरों को जोड़ती है। ये इंटरसिटी कनेक्टिविटी, ठीक है, ये इंटरसिटी है, और जो मेट्रो होती है वो इंट्रा सिटी होती है। ठीक है, आप इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, मेट्रो जो होती है वो इंट्रा सिटी होती है और ये इंटरसिटी है। तो आप इन दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो यहाँ पे नमो भारत रैपिड रेल चालू की गई है अहमदाबाद से भुज के बीच, ये पहली नहीं है। अगर ऑप्शन में दे कि ये पहली रैपिड रेल है तो ये बिल्कुल गलत होगा। पहली रैपिड रेल वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली के बीच में पहले ही चालू की जा चुकी है, दिल्ली का जो साहिबाबाद डिपो है वहाँ से। इसके बारे में 2023 की जो घटना चक्राई थी उसमें दिया हुआ था, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी। अब देखिए मिशन मौसम, ये सरकार ने चालू किया है। सरकार ने चालू किया तो सरकार के किस मंत्रालय ने चालू किया है, तो आपको यहाँ पे मंत्रालय इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मंत्रालय याद रखना है। तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ठीक है, ये योजना 2 साल के लिए है और इस योजना में 2000 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है। अब देखिए ये योजना है किस लिए, तो आप देखेंगे मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों व अन्य हितधारकों की ये मदद करेगा। ठीक, तो ये बात आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से निकाय कार्यान्वित रहेंगे, वो तीनों याद रखने की ज़रूरत है। तो पहला जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये पुणे में है, इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये नोएडा में है, आप इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए कई बार IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ लेता है कि ये कब कहाँ थे। तो सबसे पहले इसको कोलकाता में बनाया गया था, फिर उसके बाद शिमला में, फिर पुणे में, और वर्तमान में ये दिल्ली में है। कब से, तो 1944 से। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले पेज पर। अब देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम 2024 की रिपोर्ट आई है। ठीक है, अब देखिए ये रिपोर्ट क्यों आई है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये MOEFCC जो लिखा हुआ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसने 2019 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया था। ये कार्यक्रम का एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि 2024 तक PM 2.5 और PM10 यानी कि जो पर्टिकुलेट मैटर होता है जिसका साइज होगा 2.5 नैनोमीटर और ये यहाँ पे 10 नैनोमीटर, इनके बारे में जो हवा से कम करने की बात की गई है वो की गई है। 20 से 30% कटौती करने का लक्ष्य रखा गया था 2024 को, और ये साल चल रहा है 2024, इसलिए इसमें एक रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट में 30 शहरों को शामिल किया गया है, 3 श्रेणियों में इन शहरों को विभाजित किया गया है। पहली जो श्रेणी है इसमें 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर हैं, दूसरी श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर हैं, और तीसरी श्रेणी में 3 लाख जनसंख्या वाले शहर हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है कि पहली श्रेणी में टॉप पे कौन सा आपकी सिटी है, तो पहली श्रेणी में टॉप पे है आपका सूरत, दूसरे नंबर पे जबलपुर और तीसरे नंबर पे आगरा। अब आप आगरा याद रखिएगा क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है और आप यूपी के 2 पेपर देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए श्रेणी नंबर 2 जो है हमारी, ये फिरोजाबाद है, फिर उसके बाद अमरावती है। अमरावती से शहर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अमरावती शहर जो है ये महाराष्ट्र का है। अमरावती शहर
आंध्र प्रदेश का बहुत खबरों में रहता है क्योंकि आंध्र प्रदेश उसको अपनी राजधानी बनाने वाला है। जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो 10 साल के लिए हैदराबाद उनकी कंपाउंड कैपिटल थी, लेकिन 2024 में हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की कैपिटल रह गई है और आंध्र प्रदेश अमरावती को अपनी कैपिटल की तरह डेवलप कर रहा है। अब देखिए इस पे तीसरे नंबर पर जो सिटी है वो है झांसी, उत्तर प्रदेश की। श्रेणी 3 जो है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर, इनमें उत्तर प्रदेश का रायबरेली नंबर 1 पर है, नलगोंडा आंध्र प्रदेश का तीसरे नंबर पर है और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का नलगोंडा दूसरे नंबर पर है और हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ऐसी थोड़ी सी फंबल के लिए मुझे माफ़ करिएगा। अब देखिए ये रिपोर्ट आई कब है, तो ये 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये इसकी थीम थी, उस दिन ये आई है। और देखिएगा इसको जारी किसने किया, तो ये जयपुर में जारी हुआ था, जयपुर में भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है, तो ये है पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ये मंत्री हैं। और इनके साथ में जो भजन लाल शर्मा जी हैं राजस्थान के सीएम, वो भी शामिल थे इस रिपोर्ट को जारी करने के दिन। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन को जो है नेचर एक तरह का विज्ञान जनरल है और उसकी मान्यता मिली है स्वच्छ भारत मिशन को। अब स्वच्छ भारत मिशन आप यहाँ से आप याद रखिएगा कि कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यहाँ आज के दिन 2 अक्टूबर 2014 जब होता है तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। और आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो है उसका जो सिंबल है उसमें भी गांधी जी के चश्मे को प्रदर्शित किया गया है। अब स्वच्छ भारत मिशन, जिसको मैंने SBM से सूचित किया है, के अंतर्गत शौचालय का निर्माण तथा भारत शिशु मृत्यु दर इस नर्चर विज्ञान जनरल का शीर्षक था। ठीक है, शीर्षक क्या था, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण तथा भारत शिशु मृत्यु दर। अब आप देखेंगे कि स्वच्छता ही सेवा नाम से एक अभियान चालू किया गया। कब, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक और 2024 में। 17 सितंबर ये मोदी जी का जन्मदिन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है। और ये एक पखवाड़ा जो है इसको स्वच्छता ही सेवा अभियान के नाम से जाना गया। इस अभियान का जो केंद्रीय विषय थीम था वो 4S है। इस 4S में है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। अब देखिए ये 4S हैं और इन चारों के अर्थ हैं स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये याद रखिएगा। ये थीम से ज़्यादा यहाँ पर ये जो 4S है ये याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि जो 23वां विधि आयोग बना है, विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल का होता है। आप ध्यान रखिएगा विधि आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है ना ही सांविधिक, ये गैर संवैधानिक संस्था है। और विधि आयोग जो है इसका कार्यकाल 3 साल का है और जो 23वां है इसका कार्यकाल होगा 2024 से 2027 तक। अब देखिए इसके मेंबर्स क्या कौन कौन होते हैं, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, सचिव विधि कार्य विभाग का होता है और सचिव विधायी विभाग का होता है। 5 अन्य अंशकालिक सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं जो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आप देखिएगा जो 22वां विधि आयोग था इसके पहले उसके जो अध्यक्ष थे वो ऋतुराज अवस्थी जी थे। और अगर आप बात करें कि पहला विधि आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले 1834 में। अब ये विधि आयोग सबसे पहली बार बना कैसे है, तो ये चार्टर एक्ट जो आया था 1833 में, उससे पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगली योजना पर। यह है डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन जो है ये बजट 2024-25 की योजना है, ठीक है, जो कि बजट 2023-24 की योजना डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आधारित है। यानी कि ये योजना जो है ये पिछली साल आई थी और उसी पर आधारित डिजिटल कृषि मिशन चालू किया गया है। अब इस मिशन के 2 मूलभूत स्तंभ हैं, पहला एग्री स्टैक और दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। लेकिन तीसरी चीज इसमें मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग भी शामिल की गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली इसके मूल स्तंभ है, लेकिन तीसरा मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग भी इसमें शामिल की गई है। अब देखिए एग्री स्टैक के तहत आपको किसान आईडी प्रोवाइड की जाएगी। किसान आईडी उसी तरह का एक आईडी कार्ड होगा जिस तरह का आपका आधार कार्ड होता है। इसके अंतर्गत किस किसान के पास कितनी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, उसका डाटा पूरा कैप्चर किया जाएगा। और इसके लिए 6 राज्यों के 6 जिलों में पायलट परियोजना भी चालू कर दी गई है। अब उन 6 राज्यों में बहुत सारे राज्य हैं, आप 6 राज्यों में जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश। आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश याद रखना है और उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला याद रखना है। यहाँ पर किसान आईडी कार्ड का पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है, तो ये याद रखने वाली इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब आप आगे देखेंगे
ये किसान आईडी कार्ड 3 साल में बनाने हैं, 11 करोड़ आईडी कार्ड बनेंगे। और अगला जो हम लोगों का है योजना वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब आप देखेंगे इंडिया में यदि मोबाइल फ़ोन्स है उनको उनके संचालन के लिए या फिर संचार के लिए आप कंप्यूटर टैबलेट जो भी है, अगर आपको नैनो चिप्स चाहिए तो उसके लिए सेमीकंडक्टर मिशन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर से ही ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसी कारण इंडिया का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो महंगा होता है। तो आप देखेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये अब तक कुल 5 अर्धचालक इकाइयों की अनुमति दे चुका है। भारत में अब तक 5 अर्धचालक यही सेमीकंडक्टर होता है। आप देखेंगे तो जो पहली कंपनी है ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की है, जो कि मोरीगांव असम में लगाई गई है। इसकी जो क्षमता है वो है 48 मिलियन चिप्स पर डे। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, गले की खराश के लिए क्षमा चाहूँगा। आप देखेंगे TEPL जो है ये यही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। इसका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट धौलेरा गुजरात में जो लगा हुआ है, सेम कंपनी, एक असम में लगा है और दूसरा धौलेरा गुजरात में जो लगा है ये ताइवान की मदद से लगाया है भारत ने, ठीक है। और जो ये है ये भारत का फर्स्ट AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, ठीक है। तो अगर पूछे कि भारत का पहला AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ है, तो आप लगाएंगे धौलेरा गुजरात। किसकी मदद से लगाया है, तो भारत ने ये ताइवान की मदद से लगाया। अब देखिए दूसरा जो है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जापान की कंपनी है और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ये थाईलैंड की कंपनी है। इन दोनों ने मिलके सानंद गुजरात में अपना प्लांट लगाया हुआ है और यहाँ ये जो दोनों कंपनियां हैं इनके संयुक्त अभियान से 15 मिलियन चिप्स पर डे का उत्पादन हो सकेगा। देखिए फिर चौथी कंपनी जो है ये कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड है। इसकी पर दिन की जो क्षमता है वो 6 मिलियन चिप्स है। ये भी सानंद गुजरात में ही स्थित है। अब जो पांचवी कंपनी है वो है हमारी माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। ये भी इसको भी मंजूरी मिली है और ये भी सानंद गुजरात में है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन के तहत जो पाँच में से 4 कंपनियां हैं ये गुजरात में लगी हुई हैं, 3 सानंद में, 1 धौलेरा में और जो बची हुई एक कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की, ये मोरीगांव असम में है। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली इन्फॉर्मेशन पर। ITSI इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन को उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और आप देखेंगे वैश्विक अर्धचालक पारितंत्र की स्थापना के लिए भारत और USA के बीच में साझेदारी हुई है। अब हम लोगों की अगली इन्फॉर्मेशन है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अब आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950। वैसे स्थापना इसकी 26 जनवरी को ही मानी जाती है, लेकिन 28 जनवरी से ये कार्यान्वयन पे आ गया था। और जो इसके पहले CGI थे हरीलाल जे कानिया हैं, ठीक है। आप देखेंगे 2025 में हीरक जयंती मनाने वाला है अपना सुप्रीम कोर्ट। हीरक जयंती 75 साल के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 28 जनवरी 2024 से हीरक जयंती वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना ध्वज लॉन्च किया है। लॉन्च कब किया है तो उसका आप तिथि बता दूं मैं, तो ये है राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन हुआ है और यहीं पर अपना नया ध्वज लॉन्च किया है। ये ध्वज जो है ये नीले रंग का है। इस ध्वज में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको स्पेसिफिकेशन याद रखनी है। इसमें संविधान की खुली हुई किताब है, ठीक है, पन्ने खुले हुए हैं। और न्यायालय भवन जो है हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का वो चित्रित किया गया है और अशोक चक्र जो सारनाथ से लिया जाता है ये प्रदर्शित किया गया है। तो ये 3 चीज़ें हैं, संविधान के खुले पन्ने, न्यायालय भवन और अशोक चक्र। आप याद रखिएगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो न्याय की मूर्ति है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रीडिज़ाइन किया हुआ है। अब आप देखेंगे गोले से घेरा गया है इस पूरी आकृति को और 2 गोलों से घेरा गया है और उन 2 गोलों के बीच में यथो धर्मः स्ततः जयः लिखा गया है, ठीक है। आप एक बार गूगल सर्च करिएगा सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और आप उस नीले रंग के झंडे को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अब 30 अगस्त 1 सितंबर के बीच में जो राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में, वहीं ये सब लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस उपलक्ष्य में उन्होंने एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी की है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज पर और आप देखेंगे कि वाधवन पोर्ट ये अपना पश्चिमी घाट पर एक नया पोर्ट बनाया जा रहा है जो कि डहाड़ू नगर पे स्थित है। ये पालघर जिला महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। डहाड़ू नगर, पालघर जिला, महाराष्ट्र।
अब देखिए, अगर आप पोर्ट्स की बात करेंगे तो भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 6 ईस्टर्न कोस्ट पे और 6 वेस्टर्न कोस्ट पे। आप इनको एक बार ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि करंट में इस बार वाधवन पोर्ट है, तो पोर्ट्स पूछने की संभावना पूरी तरह से बनती है। पोर्ट्स का क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट के आप पोर्ट लगाइए, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट के, नॉर्थ टू साउथ ईस्टर्न कोस्ट के। तो अगर आप नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट के देखेंगे तो कांडला पोर्ट है, फिर उसके बाद आपका मुंबई है, नोहवा शोवा है, फिर मारमागांव है, मंगलौर है, और उसके बाद आपका कोचीन आ जाता है, ठीक है। अगर आप यहीं पे, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। अगर आप यहीं पे देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट के, तो अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो पहले आपका कोलकाता आएगा, फिर पारादीप आएगा, विशाखापत्तनम आएगा, चेन्नई आएगा, एन्नौर आएगा, तूतीकोरिन आएगा, ठीक है। अब एक पोर्ट ऐसा भी है जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट से बाहर है, वो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर हमारी अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिए कि ये हम लोगों का 13वां मेजर पोर्ट हो जाता है। अब ये जो बन रहा है वाधवन पोर्ट, इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इस पर भागीदारी किसकी है इस लिमिटेड में, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ये जो नोहवा शोवा में स्थित है, इसकी जो भागीदारी है वो 74% की है, 74। और जो दूसरा अथॉरिटी है ये महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड है, और इसकी भागीदारी 26% की है। अब आप देखेंगे इसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, तो ये एक तरह का ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट की तरह इसको विकसित किया जा रहा है। और वर्तमान में आप अगर भारत की मुख्य भूमि पर देखेंगे तो बारामाहापत्तन स्थित है। अब आप देखेंगे एक रिपोर्ट आती है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि शीर्ष 100 में, टॉप 100 में भारत के 9 पोर्ट शामिल किए गए हैं। यांगसान पोर्ट जो है चीन का, ये शीर्ष पर स्थित है, नंबर 1 पर। अब जो टॉप 100 है, टॉप 100 में अगर भारत का कोई पोर्ट देखेंगे तो 19वें नंबर पर पहला पोर्ट भारत का है, और ये है पोर्ट है विशाखापत्तनम, ठीक है। तो विशाखापत्तनम टॉप 20 में शामिल हो गया है इस लिस्ट में, और बाकी के 8 पोर्ट भी टॉप 100 में शामिल है। अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, विश्व बैंक और एसपी ग्लोबल मार्केट द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रखने की है, तो पहली बार टॉप 100 में 9 पोर्ट, यांगसान शीर्ष पर है, और उसके बाद विशाखापत्तनम 19वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि भारत का शीर्ष पोर्ट है, और इसको जारी करने वाली जो संस्था है विश्व बैंक और एसपी ग्लोबल इंटेलिजेंस। आप ये सब कुछ याद रखिएगा। अब देखिए हम लोगों का जो अगला है, NICDP के तहत क्या है कि 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिली है। अब ये 12 नए औद्योगिक शहर होंगे कौन से, ये मंजूरी 2024-25 के बजट में ही है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे घोषणा अभी केवल 11 शहरों की हुई है, एक शहर नहीं घोषित किया गया, क्योंकि उस समय जो हरियाणा है और जम्मू कश्मीर है वहाँ पर चुनाव चल रहे थे, इस कारण एक शहर की घोषणा नहीं हुई है। बाकी के 11 शहर जो हैं आप उनको याद रखिएगा। पहला शहर है आगरा और दूसरा प्रयागराज, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। तीसरा शहर है बिहार से, गया, ठीक है। अब आप देखेंगे खुरपिया शहर, ये उत्तराखंड से है। राजपुरा पटियाला जो ये कॉरिडोर होगा ये पंजाब का है। दीघी शहर जो है ये महाराष्ट्र का है। पलक्कड़ शहर ये केरल का है। अब कोपरथी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, और ओरवाकल आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के दो शहरों को शामिल करना लाजमी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार की जो हमारी सरकार बनी हुई है गठबंधन सरकार, उसमें आंध्र प्रदेश की जो TDP है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखेंगे अगला शहर जो है जहीराबाद, ये तेलंगाना से है, और जोधपुर पाली शहर जो है ये राजस्थान से है, ठीक है, राजस्थान से। अब देखिए हम लोगों के 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर भारत में पहले से हैं। इनमें से पहला जो है वो धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र है, ये गुजरात में स्थित है। औरंगाबाद औद्योगिक शहर महाराष्ट्र में स्थित है। ग्रेटर नोएडा यूपी में है, इसको डेवलप किया गया है। और विक्रम उद्योगपुरी ये मध्य प्रदेश में है, इसको भी एक स्मार्ट शहर की तरह डेवलप किया गया है। अब आप आगे देखेंगे एकीकृत पेंशन योजना। अब जब से न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसके बाद से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बार बार मांग उठ रही थी, तो सरकार ने इस बार सुन लिया है और एकीकृत पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसको UPS भी कहा जाता है।
ये लागू कब से होगी? तो ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसके टर्म्स और कंडीशंस आप याद रखिएगा, यहाँ से कथन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और प्रश्न बनने की भी बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। आप देखेंगे तो इसमें जो पहला कथन बन सकता है कि सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले प्राप्त मासिक वेतन जो होगा उसके औसत का 50% मूल पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। कम सेवा होने पर पेंशन की अनुपातिक रूप से कम किया जाएगा, यानी कि यदि आपको पेंशन चाहिए आपके मासिक वेतन का आधा, तो आपकी कम से कम सेवा 25 साल की होनी आवश्यक है। अब देखिए, यदि कोई कर्मचारी है उसका निधन हो जाता है तो उसके निधन के पश्चात 60% पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 60% क्या कौन सा होगा ये? तो किसी पेंशन प्राप्त कर्मचारी को जो पेंशन प्राप्त हो रही थी उस पेंशन का 60% है, ना कि सैलरी का 60%। ठीक है। अब देखिए, अगला जो टर्म है वो ये है कि 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा होने पर आपको सुनिश्चित रूप से 10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन तो मिलेगी। मतलब यदि आपने 10 साल की न्यूनतम सेवा दी है तो न्यूनतम पेंशन आपकी 10,000 बनेगी, और यदि आप 25 साल की सेवा देते हैं तो आपकी जो सेवा समाप्त होने से पहले 1 साल में मासिक वेतन होगा, उस मासिक वेतन का आधा आपको मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, यूपीएस के लिए कर्मचारी का जो योगदान होगा वो 10% होगा। ये कर्मचारी के मूल वेतन तथा डियरनेस अलाउंस से काटा जाएगा, और जो सरकार योगदान करेगी वो 18.5% का होगा। अगला जो टर्म है वो ये है कि पेंशन में मुद्रास्फीति लागू होगी, यानी कि यदि आपको पेंशन मिल रही है तो जब साल दर साल मुद्रास्फीति बढ़ती है उसी तरह से आपकी पेंशन भी साल दर साल बढ़ेगी। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी तथा एक मुश्त राशि प्राप्त करने का भी पात्र होगा। अब देखिए, एनपीएस वात्सल, ये निर्मला सीतारमण जी ने इसी बार के बजट में इंट्रोड्यूस किया है। ये एक तरह से ऐसी योजना है जो माता पिता बच्चों के लिए न्यूनतम 1,000 के योगदान से शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा होगा कि बच्चे के जन्म के साथ ही माता पिता उसके लिए 1,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसके लिए एक अच्छी खासी राशि तैयार हो जाएगी। ये एक तरह का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब आप देखेंगे NIRF इंडिया रैंकिंग्स। ये रैंकिंग्स हर साल जारी होती है और ये इसका 9वां संस्करण था। इस बार इस रैंकिंग्स में 9 श्रेणियों को शामिल किया गया है, 8 श्रेणियों को शामिल किया गया है। 9वां संस्करण था और इसमें 3 नई श्रेणियां शामिल की गई। देखिए, ये बार बार लिस्ट आती है और इसमें सारे कुछ याद रख पाना मुश्किल होता है, लेकिन अब की बार 3 नई श्रेणियां शामिल की गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए याद करने को। तो ये 3 नई श्रेणियां कौन सी होंगी? तो ये राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा, फिर उसके बाद मुक्त विश्वविद्यालय होगा और कौशल विश्वविद्यालय होगा। अब देखिए, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये अन्ना विश्वविद्यालय है। ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। अब देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय में कौन है? तो इग्नू। ठीक है, इसको कौन नहीं जानता है। और उसके बाद आप देखेंगे तो कौशल विश्वविद्यालय में कौन है? तो ये सिम्बायोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी है और ये पुणे में स्थित है। ठीक है, तो आप इन 3 में कौन कौन फर्स्ट पे आया वो याद रखिएगा, और समग्र रूप से जो रैंकिंग जारी की जाती है उसमें कौन टॉप पे है वो याद रखिएगा। समग्र रूप से जो रैंकिंग NIRF ने जारी की है उसमें टॉप पर है IIT मद्रास, फिर उसके बाद IICS बेंगलुरु, फिर उसके बाद IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, और फिर 5वें नंबर पर है IIT कानपुर, ये उत्तर प्रदेश से। ठीक है। अब देखिए, अगला जो है हमारा ये है उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। ऐसा सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। अब देखिए, सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, पर्यावरण को अर्थव्यवस्था से जोड़ना, और इसके 4 स्तंभ होंगे, चारों को याद रखिएगा, वायु, जल, मृदा और वन। अब आप देखेंगे SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SDG जितने भी हैं 17, आप इनको लाइन से नंबर से याद रखिएगा, पेपर में बार बार पूछता है। 2015 से जब से SDG लॉन्च किए गए हैं तब से ये लगातार पूछ रहा है, हर साल 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट भी आई है और वैसे भी ये पूछता है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन तो है ही आपका, ये कहीं जा ही नहीं रहा, ये एक क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। नहीं तो आप अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन का अपना घाटा कर रहे हैं, सुनिश्चित है ये। अब देखिए, इसको लॉन्च किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र भारत ने UN इंडिया और UNDP इंडिया की साझेदारी से नीति आयोग की पहल है ये।
2018 में इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया था और 2023-24 में इसका चौथा संस्करण। अब देखिए जो इसकी थीम है, विषय, ये भी याद रखिएगा, टूवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये इसकी थीम है, ये थीम याद रखिएगा। अब देखिए यूपी ने सर्वाधिक सुधार किया है इस बीच में, कब से, 2018 से 2024 के बीच में कितना सुधार किया है, तो 25 अंकों का सुधार किया है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, कितने अंकों का, तो 25 अंकों का। अब देखिए भारत का जो कंपोजिट स्कोर है वो 71 है, यानी कि समग्र भारत का यदि स्कोर देखा जाए तो 71 है। ये स्कोर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्कोर के आधार पर इन्होंने 4 तरह की श्रेणियां बना दी हैं। पहली श्रेणी आकांक्षी है, जिसको एस्पेरेंट बोला गया है। इसमें 0 से 49 अंक वाले राज्यों को और यूटीज को रखा जाएगा। प्रदर्शनकर्ता यानी कि परफॉर्मर, इसमें 50 से 64 अंक वाले। अग्रणी जो है यानी कि फ्रंट रनर, इसमें 65 से 99 अंक वाले। और जो लक्ष्य प्राप्त करता होते हैं, अचीवर 100 अंक वाले होते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इन 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी आकांक्षी यानी कि एस्पेरेंट यानी कि 0 से 49 अंक वाले, और लक्ष्य प्राप्त करता यानी कि 100 अंक वाले अचीवर, इन दोनों श्रेणियों में एक भी राज्य नहीं आ पाया है। तो सारे राज्य और यूटीज होंगे कहाँ, तो ये केवल 2 श्रेणियों में है, प्रदर्शनकर्ता और अचीवर। और प्रदर्शनकर्ता परफॉर्मर में 4 राज्य हैं, आप इनके नाम याद रख लीजिएगा। परफॉर्मर कौन कौन से हैं, नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार। इन 4 के अलावा बाकी बचे 24 राज्य और जो 8 आपके यूटीज हैं, अन्य 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि वो सभी फ्रंट रनर यानी कि 65 से 99 वाले स्कोर वाले खांचे में शामिल हो जाते हैं। 4 राज्य थोड़ा परफॉर्मिंग है, अभी इतना ज़्यादा वहाँ ग्रोथ नहीं हुआ है। वो 4 कौन कौन से, तो मेघालय है, नागालैंड है, झारखंड है और बिहार। इन 4 को याद कर लीजिएगा। अब ये यहाँ पे देखिए, जिस तरह से यूपी पीसीएस में ये बार बार क्वेश्चन बनता है, वैसे बिहार यहाँ पे शामिल हो गया परफॉर्मर में, तो ये बिहार में भी पूछने की बहुत संभावना बन जाती है इस प्रश्न की। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पेज पर, और देखिए आप देख रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया, तो ये पहली बार इस बार मनाया गया है 25 जून को। 25 जून अगर आपको याद हो तो 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, जिसको ब्लैक डे के नाम से भी मनाया जाता है। तो ये संविधान हत्या दिवस के रूप से इस बार से मनाया जा रहा है। और हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है ये 17 सितंबर को है। 17 सितंबर 1948 को सरदार पटेल जी ने हैदराबाद की जो रियासत है उसको भारत में शामिल कर लिया था। अब देखिए वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। अब ये भारत में हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आयोजित किसने किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको आयोजित किया है। अब इस पे आयोजित करने वाली साझेदारी कौन कौन सी संस्थाओं के साथ है, तो OECD के साथ है और GPAI के संयुक्त रूप से AI पर साझेदारी की घोषणा की गई है। ठीक है, ये 2 संस्थाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। अब देखिए AI प्रशंसा दिवस जो है ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये डे भी याद रख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए GPAI जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। भारत इसका अध्यक्ष है 2024 के लिए। तो ये भी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि GPAI का अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे, तो वो है भारत। ठीक, लिखा हुआ भी है। अब देखिए इंडिया AI मिशन के लिए बजट OECD का फुल फॉर्म छूट गया था, आप इसको भी याद रख सकते हैं कि OECD का फुल फॉर्म जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है। अब इंडिया AI मिशन के लिए बजट 2023-24 में 10,371 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है। ये राशि आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, जो कि अगले 5 साल के लिए है। ठीक है, अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी इस बार जो है इसका उद्घाटन कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था और ये इतिहास से रिलेटेड है। इतिहास में भी इसके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने विहार के रूप में की थी, ना कि एक शिक्षा संस्थान के रूप में। विहार क्या होता है, तो ये एक बौद्धों का स्थान होता है। और ये विहार और चैत्य आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा है तो आप जानते हैं चैत्य पूजा गृह होता है और विहार जो होता है वो एक तरह का रहने का स्थान होता है। अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो ये एक तरह का होटल था। अब देखिए कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने 1861-62 में प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पुष्टि की थी। ठीक है,
अब देखेंगे आप 19 जून 2024 को राजगीर जिला जो है बिहार का, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन करते हैं। इसके जो कुलाधिपति हैं वो है अरविंद पनघड़िया जी, यही अपने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और अगर आपको याद हो तो ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इस संस्था को किस तरह से प्रमोट किया गया है, तो आप इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। ये है गैर राज्य गैर लाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यहीं से आपका बनाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट बना सकता है कि ये गैर राज्य लाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, या फिर राज्य का या फिर राष्ट्रीय, तो ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये याद रखिएगा। अब देखिए स्मृति वन भूकंप संग्रहालय जो है, इसको प्रिक्स वर्सेल द्वारा विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल कर दिया गया है। प्रिक्स वर्सेल एक संस्था है जो कि ऐसे खूबसूरत संस्थानों को शामिल करती है, उसमें पहली बार स्मृति वन शामिल हुआ है। अब आप देखिए स्मृति वन है कहाँ, तो ये स्मृति वन भुज गुजरात में है, और ये गुजरात में जब भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, उसी जगह पर ये बनाया गया है। ठीक है, भुज गुजरात में उस जगह को एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है, और ये संग्रहालय जो है 2022 में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है ये, इस तरह का सबसे बड़ा स्मारक संग्रहालय है ये। आप देखेंगे इस संग्रहालय के जो वास्तुकार हैं वो राजीव कठपालिया जी हैं, और इस संग्रहालय में एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ जो है वो है मियावाकी वन। मियावाकी वन ये विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन है, जहां पर 4 लाख से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। अब मियावाकी वन एक तरह का ऐसा फॉरेस्ट होता है जहां पर पेड़ों को अलग अलग तरह की प्रजातियों के पेड़ लगाए जाते हैं और सघन वृक्षारोपण किया जाता है। कई बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ों के नीचे उनसे छोटे पेड़, उनसे नीचे उनसे छोटे पेड़। अगर आप देखना चाहते हैं ये वन किस तरह का होता है तो आप गूगल सर्च सिंपल सा करिएगा मियावाकी वन, और आप ये देख पाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट पे, और यहाँ पे है मोदी 3.0। अब मोदी जी ने ये तीसरी सरकार जो बनाई है, तो इसमें ये लोकसभा चुनाव हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपकी 18वीं लोकसभा है। इस बार के जो चुनाव हुए हैं वो 7 चरणों में संपन्न हुए हैं, और आप देखेंगे कि ये 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हुए हैं। रिजल्ट्स आपके 4 जून को घोषित हुए थे। अब आप देखेंगे कि ये दूसरा सबसे बड़ा लंबा मतदान है। लंबा मतदान किस तरह से, तो इस मतदान में दूसरा सबसे ज़्यादा समय लगा है। पहला सबसे ज़्यादा समय मतदान में किस बार लगा था, तो जब भारत की पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे तब सबसे ज़्यादा समय लगा था। अब आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में मतदाता कितने हैं, तो 96.88 करोड़ मतदाता हैं इस बार। और इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकॉन जो बनाया गया है, ये तीरंदाज शीतल देवी जी को बनाया गया है। ये 17 साल की लड़की हैं, और आप इनसे खूब इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये बिना हाथों से तीरंदाजी करती है, पैरा तीरंदाज है। इस बार ओलंपिक में भी इन्होंने परचम लहराया हुआ है। अब आप देखेंगे मतदान, तो भारत में 65.79 मतदान दर्ज किया गया है। 65.79% मतदान इस बार हुआ है पूरे भारत में। यदि आप लक्षद्वीप को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 84.16% मतदान हुआ है, और बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुआ है। अब बिहार आपने पढ़ लिया, तो आप यूपी पे भी ध्यान दे दीजिए, यूपी में कितना प्रतिशत मतदान है। यूपी में 56.92% मतगणना में मतदान हुआ है, और ये मतगणना कब हुई है, तो आपकी 4 जून को मतगणना हुई है। अब आप देखते हैं कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी पार्टीज ने कितनी सीटें जीती हैं। ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है, और इस बार लोकसभा चुनाव हुए हैं तो पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि जो बीजेपी है इसने 240 सीटें जीते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसने 99 सीटें जीती हुई है। सपा समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हुई हैं, और AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इसने 29 सीटें जीती हुई हैं। DMK ने 22, TDP ने 16 और JDU ने 12 सीटें जीती हुई हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल जो हैं, ये एक ऐसे इस बार के कैंडिडेट थे जो निर्विरोध जीते हैं। ये सूरत से चुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ से जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था, इसलिए ये निर्विरोध बिना वोटिंग के ही जीत गए हैं। अब आप अगर देखते हैं अगला, तो इंदौर में विजयी उम्मीदवार के बाद नोटा को सबसे ज़्यादा मत मिला था, यानी कि दूसरा जो उम्मीदवार था वो कोई उम्मीदवार नहीं, जीत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिले। और यहाँ पे शंकर लालवानी जी ने सबसे बड़ी 11 लाख लगभग मतों से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर जो है वो है रकीबुल हुसैन,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं। आप ये शंकर लालवानी जी देखेंगे तो ये बीजेपी से हैं। फिर रकीबुल हुसैन जो है ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। ये धुबरी असम से जीत इन्होंने दर्ज की है और इनकी जीत का जो मार्जिन था ये लगभग 10 लाख मतों का था। अगर आप तीसरा कैंडिडेट देखना चाहते हैं तो वो थे शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका भी मतों का अंतर लगभग 10 लाख का था। अब आप देखेंगे इस बार के जो सबसे युवा सांसद हैं वो पुष्पेंद्र सरोज हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, सबसे युवा हैं ये, और इन्होंने अपना चुनाव लड़ा है कौशाम्बी लोकसभा सीट से। सबसे कम उम्र की महिला सांसद जो है वो है प्रिया सरोज जी, ये है सपा से, और ये सबसे युवा महिला है और इनकी जो लोकसभा सीट थी वो मछली शहर थी। अब आप देखेंगे इस बार की लोकसभा में कुल 74 महिलाएं गई हैं, जो कि 2019 से कम है। 2019 में 78 महिलाएं गई थी। अब देखिए यहीं पे आपका क्वेश्चन बनने का संभावना है। आराम से यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना दिया जाएगा कि 2024 यानी कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाएं लोकसभा पहुंची, और ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि पिछली लोकसभा में ही 4 महिलाएं ज़्यादा पहुंची थी। हालांकि आप देखेंगे कि उपचुनाव के बाद पिछली लोकसभा में महिलाओं की संख्या 80+ भी हो गई थी। अब आप देखेंगे मंत्रिपरिषद जो इस बार का बना है इसमें 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें अब जो मंत्रिपरिषद है यहाँ पर 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 7 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। अगर आप कुल देखेंगे तो ये है लगभग 71, लगभग क्या 71 ही हैं। अब देखिए विधानसभा चुनाव इस बार और 2023 में लगभग 9 राज्यों में संपन्न हुए हैं। अब इन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव से आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कहाँ से ज़्यादा होती हैं, तो एक राज्य और सीट, इन दो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद राज्य और सीएम के मिलान का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बनता है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप उसके बाद जाएंगे तो गवर्नर से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। और विधानसभा अध्यक्ष, जिसको लोग बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको ई दृष्टि ने भी नज़रअंदाज किया है, लेकिन हम नहीं नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो आप इनको भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, कम से कम एक बार नाम से गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर 200 सीटें हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव जी हैं। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ 175 सीटें हैं और यहाँ के जो सीएम हैं वो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। उड़ीसा जो है यहाँ पर 147 सीटें हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन चरण मांझी जी हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर 60 सीटें हैं और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम में 32 सीटें हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा हैं। तेलंगाना में 119 सीटें हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर 90 सीटें हैं और विष्णु देव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान यहाँ पर 200 सीटें हैं और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बाकी गवर्नर और विधानसभा अध्यक्ष आप एक बार पीडीएफ को रोक कर पढ़ लीजिएगा, या तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक वीडियो में होगी, आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि इतना समय नहीं है मैं इतना सारा कुछ पढ़ूँ आपके सामने, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपके सामने कवर किया है। अब देखिए धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने 1950 से 2015 तक के समय को कवर किया है, यानी कि 65 साल पर यह रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब देखिए इस रिपोर्ट में इंटरेस्टिंग डाटा जो आपके सामने आया है वो है कि हिंदुओं की जो हिस्सेदारी है भारत में वो 7.82% से कम हुई है। यानी कि 1950 में भारत में 84.68% हिंदू थे, तो वर्तमान 2015 के अनुसार 78.06% ही हिंदू हैं। यानी कि हिंदुओं की संख्या में कमी हुई, हिंदुओं की प्रतिशत संख्या में कमी हुई है, ना कि संख्या में कमी हुई है। अब आप देखेंगे मुस्लिम आबादी ये धुआंधार बढ़ी हुई है। आप देखेंगे 43.15% की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है। 1950 में मुस्लिम जनसंख्या जो थी वो 9.84% थी और 2015 में ये 14.09% है। आप यहाँ पे देखेंगे तो परसेंटेज में लगभग 5%, लगभग 4% का अंतर है, 4.25 का। लेकिन अगर इसी को हम रिस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये 43% की वृद्धि हो जाती है सिर्फ उसी आबादी में। अब आप देखेंगे ईसाई आबादी जो है ये भी प्रतिशत में डाटा था। अब इतना सारा प्रतिशत में डाटा आपके लिए मुश्किल होगा, तो यहाँ से कथन कैसे बनेगा वो फॉर्मेट हमने लिखा हुआ है।
तो कथन बनेगा कि ईसाई, सिख और बौद्ध आबादी में वृद्धि हुई है इन 65 वर्षों में, जबकि जैन आबादी में कमी दर्ज की गई है। अब स्टेटमेंट बनाते समय आपको फंसाने के लिए वो लिखेगा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी की आबादी में वृद्धि हुई है, तो जैन आबादी में कमी हुई है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। या फिर किसी और को जैन की जगह बौद्ध कर देगा, या बौद्ध जैन की जगह सिख कर देगा कि सिख आबादी में कमी हुई है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक स्टेटमेंट हम लोगों के पड़ोसी देशों के साथ भी है कि म्यांमार, नेपाल और भारत के बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, नेपाल, म्यांमार और भारत जो है यहाँ पर बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और उसमें कमी आई है, जबकि भूटान और श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को काउंट नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम ही है। तो जहाँ पे धार्मिक आबादी बहुसंख्यक में हिंदू है उन्हीं को देखा गया है इन देशों के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 जो आया है, ये 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। और नागरिकता, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो ये हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, ये कब आया हो, ये 2014 से पहले आ गया हो उन्हीं के लिए है, ये नहीं कि 2014 के बाद जो आ रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने मूल देश से मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख तथा संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा के ज्ञान को साबित करना होगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो आया हुआ है भारत में, कहाँ से, तो आप देखिएगा ये जो 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें केवल 3 देश शामिल किए गए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साथ में था आपका बांग्लादेश। ठीक है, इन 3 देशों के कौन कौन से समुदाय थे जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि मुस्लिम्स नहीं। ठीक है, उनको जब वो भारत आएंगे तो उनको अपनी आने की तारीख को साबित करना होगा जो कि 2014 से पहले की हो। वो किस देश से आए हैं तो वो इन्हीं 3 देशों में से कहीं से आने होने चाहिए, तो उनको ये भी साबित करना होगा। ठीक है, उनको अपना धर्म साबित करना होगा, वो धर्म परिवर्तित करके नहीं आ सकते हैं। यदि वो मुस्लिम होते हैं तो उनको नहीं लिया जाएगा। इसमें 6 धर्मों के लोग थे, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ठीक है, अब आप देखेंगे इस अधिनियम के तहत जब वो 8वीं अनुसूची का, उनको 8वीं अनुसूची की किसी भी एक, यानी कि 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का ज्ञान भी साबित करना आवश्यक होगा, फिर उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ऐसे लोगों की नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेजों का ना होना भी शामिल है। अगर उनके पास 1955 के एक्ट के अनुसार वैध दस्तावेज नहीं है तो भी उनको नागरिकता दे दी जाएगी, यदि वो सिर्फ इतना साबित कर देते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका धर्म क्या है और वो कब आए हैं। उनको 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आती है और 2014 के पहले अगर वो आए हैं तो उनको दे दी जाएगी नागरिकता। अब देखिए, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना इसी साल उद्घाटित की गई है और इस जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो 2880 मेगावाट है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 240 मेगावाट के 12 यूनिट लगाए जाएंगे। इसको बना कौन रहा है, तो NHPC लिमिटेड इसको बनाएगा। और ये है कहाँ पे, तो ये देखिए 278 मीटर का डैम बनाया जाएगा। अब इस डैम की खासियत को आप याद रखिएगा, ये हाईएस्ट RCC डैम ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो है सिंद्रापोक जल विद्युत स्टेशन जो है ये भारत का सबसे पुराना 10 नवंबर 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। ये भारत का पहला जल विद्युत प्लांट था। और जो 3 गॉर्जेस प्लांट है ये है कहाँ पे, तो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत प्लांट है और ये है आपका चाइना में। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। 22 गीगावाट इसकी क्षमता है। सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। सेला सुरंग कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इसको बनाया है। किसने बनाया है, तो BRO ने बनाया है। ठीक है, अब इसको देखिए नाम के ये बनाई किस तरह से गई है, तो NATM यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के तहत इसको बनाया गया है। ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग हो गई है आज, और विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग भी है ये। अब देखिए ब्रांगसा ब्रिज जो है, ब्रांगसा पुल सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन पुल है। ये श्योक नदी पर बना हुआ है 14,900 फीट पर। और ये श्योक नदी पर कहाँ बना है, तो ये लद्दाख में है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे, तो सौर्य की प्रतिमूर्ति का उद्घाटन किया गया है। सौर्य की प्रतिमूर्ति किसकी है, तो लचित बरफुकन की ये मूर्ति है। कहाँ पर है, तो
तो ये कहाँ पर है, तो ये असम में स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे असम के जोरहाट में, और ये किससे संबंधित है, सराय घाट का युद्ध हुआ था 1671 में। उस समय मुगल बादशाह कौन होगा, तो आप जानेंगे कि औरंगजेब रहेंगे उस टाइम पे। ठीक है, और इसको बनाने वाले जो इसके शिल्पकार है वो रामवी सुतार है। आप देखेंगे असम जोरहाट जो है यहाँ पे है, ये कांस्य की प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है 84 फीट है और 41 फीट के आसन पर स्थित है। इस तरह से इसकी टोटल ऊंचाई जो हो जाएगी वो 125 फीट हो जाएगी। ठीक है, एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस इसको भी कहा जाता है। ये शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। ये खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है, ओंकारेश्वर मंदाता पर्वत पर। अब आप देखेंगे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये अंबेडकर जी की मूर्ति है। ये 125 फीट ऊंची है और 81 फीट का मंच है इसका, तो इसकी टोटल ऊंचाई 206 फीट हो जाती है। अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, ये नई इंफॉर्मेशन यहाँ से चालू है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 105वां अनुच्छेद जो है उसके पार्ट 2 से तथा 194वां अनुच्छेद के पार्ट 2 से यहाँ पे 105 में सांसदों के लिए और 104 में विधायकों के लिए संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा है कि यदि सांसद या विधायक रिश्वत के मामले में फंसते हैं तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से जांच व मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, क्योंकि 105वां अनुच्छेद और 194 अनुच्छेद जो है ये इनको मुकदमेबाजी से निर्मुक्ति प्रदान करता है। यदि संसद के अंदर कोई अभिभाषण करते हैं सांसद और विधायक तो उनको इससे सुरक्षा मिली होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि यदि भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार से लिप्त होकर के ऐसा कोई अभिभाषण करता है कोई सांसद या विधायक तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए पीएम सूर्य घर योजना जो है ये मुफ्त बिजली योजना है, फरवरी 2024 में चालू की गई है। 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली लगानी है, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली घर में दी जाएगी और प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाने की भी योजना है साथ में। अब आप देखेंगे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। ठीक है, तो ये एक थीम है स्टेम। आप इस स्टेम को पकड़िएगा, इसके चारों के अर्थ निकलेंगे। स्टेम में एस साइंस है, टी टेक्नोलॉजी है, ई इंजीनियरिंग है और एम मैथमेटिक्स है। ठीक है, उपर्युक्त क्षेत्रों में कौशल सीखने के लिए महिलाओं को अवसर व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो ये महिलाओं के लिए एक योजना है। ठीक है, अब देखिए ये चालू कहाँ की गई है, तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में चालू किया गया है। ठीक है, ये बोइंग का अमेरिका से बाहर सबसे बड़ी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा होगी। अब देखिए यहीं पे साथ में आप पढ़िएगा कि स्वाति पोर्टल चालू किया गया है। स्वाति पोर्टल चालू किया किसने है, तो आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब स्वाति का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म है साइंस ऑफ वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, ये स्वाति का फुल फॉर्म। अब स्वाति भी स्टेम प्रोसेस पर ही काम करता है जहाँ पर बोइंग सुकन्या कार्यक्रम है। अब लेकिन बोइंग सुकन्या में स्टेम में STEM है और जो स्वाति पोर्टल है इसमें STEMM है। यहाँ पे देखिएगा बाकी STEM का सेम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और लास्ट M जो है वो मेडिसिन है। अब आप मेडिसिन को मेडिकल से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये मेडिसिन ही है और आपको मेडिसिन ही याद रखना है। अब आप देखेंगे महिलाओं की भागीदारी के लिए ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, अब आप अगली जो हम लोगों की सूचना है वो है चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप देखेंगे RBI के अधिनियम 1934 की धारा 31 पार्ट 3 के तहत इसको चुनावी बॉन्ड को लॉन्च किया गया था। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में अधिसूचित की गई थी। आप देखेंगे तो चुनावी बॉन्ड योजना चालू कब से कब तक रही, तो ये 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक लागू रही। अब देखिए सर्वाधिक प्राप्तकर्ता कौन था इस योजना का, तो सर्वाधिक प्राप्तकर्ता जो है वो पार्टी है BJP, फिर AITMC है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, BRS है और BJD है। अब देखिए सर्वाधिक बड़ा देनदार कौन था, तो फ्यूचर गेमिंग कंपनी, इसने 1300 करोड़ लगभग दिए थे। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी इसने 900 करोड़ और सप्लाई चेन कंपनी से लगभग 450 करोड़। अब देखिए बॉन्ड जो जारी किए गए थे वो 5 मूल्य वर्ग के थे। ठीक है, 5 मूल्य वर्ग कौन कौन सा, तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 CR। ठीक है, अब आप देखेंगे 5 मूल्य वर्ग का ये जारी किया गया था और इनकी वैधता होती थी मात्र 15 दिन। भारत का कोई भी नागरिक इसको खरीद सकता था, लेकिन ले कौन सकता था, तो केवल वही पार्टियां ले सकती थी जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में
आम चुनाव का कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो, ठीक है, वही पार्टी ये बॉन्ड भुना सकती थी। कोई इंडिविजुअल पर्सन इन बॉन्ड्स को नहीं ले सकता था, भले ही वो इंडिविजुअल पर्सन 1% से ज़्यादा वोट पाया हो किसी भी चुनाव में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत रत्न जो दिए गए हैं, इस बार 5 लोगों को दिया गया है। 1954 में पहली बार दिया गया था और अब तक कुल 53 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 5 महिलाएं हैं। इस बार किन 5 लोगों को दिया गया है वो आप नाम याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक है। चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। PV नरसिम्हा राव जी, ये आंध्र प्रदेश के CM रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और ये भारत के आखिरी उप प्रधानमंत्री हैं। इनके बाद अभी तक कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। अब आप देखेंगे ये केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं एकमात्र जो जीवित हैं, ठीक है, बाकी सब चारों को मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। आडवाणी जी अकेले जीवित व्यक्ति हैं इस बार, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बाकी चारों को मरणोपरांत है। अब देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना की गई है पटना में। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाई 2030, ये 6 नदी डॉल्फिन प्रजातियों को बचाव के लिए हैं। आपको बता दूं कि पहले 7 नदी डॉल्फिन प्रजातियां थी, 7 में से एक विलुप्त हो गई है जिसको बैजी कहा जाता था। और ये बैजी प्रजाति कहाँ पाई जाती थी, तो ये चीन की यांगटीशी नदी पर, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये आपकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो अब इस जो डिक्लेरेशन हुआ है इसमें देश कौन कौन से शामिल है, तो इनके नाम याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है और वेनेजुएला है। तो दक्षिण अमेरिका के ही 6 देश हो गए। अब देखिए 5 देश एशिया से हैं। एशिया से कौन कौन से हैं, तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश और साथ में कंबोडिया। अब देखिए सुदर्शन सेतु जो है ये बनाया गया है कहाँ, तो ये ओखा मुख्य भूमि से बेट द्वारिका तक गुजरात में बनाया गया है, ठीक है। ये देश का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है, 4 लेन वाला। अब मैं आपको बता दूं ये ब्रिज जो है इसकी टोटल लंबाई 2.32 किलोमीटर है, ठीक है, और जो इसकी 900 मीटर की लंबाई है वो केबल स्टेड है। ये 900 मीटर लंबा जो केबल स्टेड है उसी के कारण ये भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज बन जाता है। अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, ये फरवरी 2024 में चालू की गई है। ये जो योजना है ये 2020 की मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक उप योजना है और इस योजना का कार्यकाल जो होगा वो 2023-24 से 2026-27 के अगले 4 वर्षों के लिए है। अब देखिए अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो है उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है और ऐसा विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 366 तथा 342 के अंतर्गत किसी ST व्यक्ति पर यह विधेयक लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये विधेयक जो है किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिएगा ये कहाँ पहले से UCC था, तो UCC गोवा में पहले से था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के किन किन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है तो आप ऑप्शन मारिए लगाइएगा कि गोवा और उत्तराखंड, ठीक है। सिवरी नोहवा सोवा जो अटल सेतु है ये भारत का सबसे लंबा सेतु है जिसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर, जो लगभग 6 लेन है, 6 लेन है, ठीक है। और जो इसकी लंबाई है 16 किलोमीटर लगभग पानी पे है और 5 किलोमीटर ये ज़मीन पर बना हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री से निर्मित किया गया है ये ब्रिज, इसलिए ये आपदारोधी भी है। मतलब कि ये भूकंप सुनामी जैसी आपदाओं को झेलने में सक्षम है ये ब्रिज। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो आया है ये जनवरी में लॉन्च किया गया इसी साल। इसमें 4477 नगरों के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसमें 61 छावनियाँ तथा 88 गंगानगर शामिल है। ये 8वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के टॉप पर 2 शहर हैं, इंदौर और सूरत, दोनों को संयुक्त रूप से पहली रैंक दी गई थी इस बार। नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है, विशाखापत्तनम चौथे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश का नोएडा चौथे नंबर पर है इस लिस्ट में। आप देखेंगे जो राज्यों की रैंकिंग है उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, ओडिशा चौथे नंबर पर। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इस लिस्ट में 9वीं है और अगर आप बिहार पीछे दे रहे हैं तो उसके लिए बिहार की रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए और वो 15वें नंबर पर है। आप देखेंगे अगली इन्फॉर्मेशन, महू जो है ये सबसे स्वच्छ छावनी है। महू कहाँ है, तो ये MP में स्थित है, ठीक है।
अब देखिए चंडीगढ़ जो है इसको सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया है, और जो इसका गीत था वो था नया संकल्प नया प्रकल्प। ठीक, इसके गायक अगर मैं बताऊं आपको तो ये है कैलाश खेर जी, कैलाश खेर। अब आप देखते हैं नमो दीदी ड्रोन योजना, ये पिछले साल की अगर दृष्टि आपने पढ़ी होगी तो उसमें बहुत बड़ी योजना थी, ये पुरानी हो गई है फिर भी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिलाओं को SHG ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत ड्रोन प्रदान करेगी। ये ड्रोन किस लिए, तो ये लिक्विड उर्वरक जो होंगे उसके छिड़काव के लिए, तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए। अब 15,000 जो ड्रोन होंगे इनमें से 500 ड्रोन तो उर्वरक कंपनियां उपलब्ध करा देंगी, बाकी 14,500 ड्रोन को सरकार और SHG ग्रुप मिलकर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से SHG ग्रुप का खर्चा होगा 20% और सरकार का 80% वित्त पोषित होगा केंद्रीय सहायता से। अब देखिए PM जनमन जो है ये प्रधानमंत्री जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जी की योजना है। ठीक है, PM जनमन ये 15 नवंबर 2023 को चालू की गई थी। कहाँ पे, तो खूंटी झारखंड में। PM जनजाति आदिवासी न्याय अभियान इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप देखेंगे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय के रूप में इसमें काम किया है, और इसके साथ 8 अन्य मंत्रालय भी हैं। आप देखेंगे कि ये 18 राज्यों तथा अंडमान निकोबार के 75 PVTs के लिए है। ठीक है, PVTs होता क्या है, तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो 18 राज्यों तथा अंडमान निकोबार के 75 PVTs मतलब टोटल 75 PVTs के लिए है ये योजना। अब आप देखेंगे मेरा युवा भारत, ये एक तरह का फिजिटल मंच है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। युवा की परिभाषा इसमें जो दी गई है उसमें युवा मात्र 15 से 29 साल का होता है। ठीक है, अब देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हुआ है नई दिल्ली में, और कर्तव्य पथ जो था उसका नाम किया गया, वहाँ पर अमृत महोत्सव स्मारक की स्थापना की गई है। अब इसी के तहत मेरी माटी मेरा देश भी एक अभियान चल रहा था। इस अभियान को कब से कब, तो 9 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चलाया गया था। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय ने इसको चालू किया था। नमो भारत ट्रेन अभी आपने पढ़ा था कि गुजरात और सूरत, अहमदाबाद और सूरत के बीच चली हुई है। ये यहाँ पे जो पहली नमो भारत ट्रेन चली थी वो RRT रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था। ठीक है, RRTS इसको बोला जाता है। और ये मेट्रो से किस तरह से अलग है, तो ये 3 गुना स्पीड वाली है। भारत में 8 RRTS गलियारों की घोषणा की गई है, जिनमें से पहला दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारा है। साहिबाबाद के दुहाई डिपो से पहली चल चुकी है ये। ठीक है, अब देखिए 23 अक्टूबर को गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि गांगे डॉल्फिन जो है ये 2010 में ही राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा पा चुकी है। 2008 से ये असम का जलीय जीव है। अब चितला जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, राज्य मछली और जलीय जीव में अंतर होता है। ठीक है, तो राज्य मछली चितला है लेकिन जलीय जीव कौन है, तो ये गांगे डॉल्फिन है। अब मांगुर आप देखेंगे ये बिहार राज्य की मछली है। अब गांगे डॉल्फिन आप देखेंगे तो ये संकटग्रस्त IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड डाटा बुक है, वहाँ ये जो है शामिल की गई है संकटग्रस्त के रूप में। ठीक है, संकटग्रस्त वो होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, अंग्रेजी में अगर बोल दूं मैं। अब WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1975 जो है उसकी अनुसूची 1 में है, और साइट्स में ये परिशिष्ट में 1 में शामिल की गई है। अब आप देखेंगे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो है ये मुलुंग तेलंगाना में स्थित है। समक्का सरक्का जठारा ये एक तरह का उत्सव होता है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। ये तेलंगाना का राज्य उत्सव भी है। ठीक है, अब ये समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय तेलंगाना में, ठीक, ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला है ये। अगर हम बताएं समक्का सरक्का मेला जो लगता है, ये मेला कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, लेकिन जनजाति की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जनजाति मेला। अब भारतीय भेषज संहिता जो है, इंडियन फार्माकोपियल, ये PDG का सदस्य बन गया है। PDG की बैठक कहाँ हुई है, तो ये हैदराबाद में हुई है। PDG है क्या, तो ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, ये यूरोप और जापान के बाद पहला ऐसा है जो एशिया में कहीं हुआ है, और वो भारत के हैदराबाद में हुआ है, और भारत की जो भारतीय भेषज संहिता थी वो भी इसमें शामिल कर ली गई है। अब देखेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये, सॉरी कट हो गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये 128वां विधेयक है,
और ये विधेयक है, ठीक है, 128वां विधेयक है, लेकिन अधिनियम 106 नंबर का है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर बोलेंगे तो 106वां है, लेकिन विधेयक जो है वो 128वां है। 15 वर्ष के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। कहाँ पर? तो लोकसभा और विधानसभा में, ये याद रखिएगा। अब देखिए, लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण के लिए मैंने वहाँ पे लिख भी दिया है। आप देखेंगे इसमें 239A में संशोधन किया जाएगा, 239AA, ठीक है। ये चंडीगढ़ बोल रहा हूँ, ये पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा से संबंधित है। और उसके अलावा कुछ अनुच्छेद जोड़े जाएंगे, वो अनुच्छेद है 330A, 332A और 334A, ठीक है। 330A में क्या है? तो ये लोकसभा में एसटीज की सीट है। 332A में क्या है? तो ये विधानसभा में एसटीज की सीट है। और 334 अगर आप बात करेंगे तो इनमें सीटों के आवंटन से संबंधित जो नियम है उसकी बात की गई है, तो वहाँ ये आर्टिकल्स नई तरह से जोड़े जाएंगे। अब पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये सितंबर 2023 में चालू की गई थी, 5 वर्षों के लिए चालू की गई थी, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चालू की गई थी। 18 पारंपरिक व्यवसाय, 18 ट्रेड्स के लिए। इसके साथ इस योजना में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसकी जो थीम थी वो था सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। अब आप देखेंगे सांची जो है ये भारत का पहला सौर शहर है, जिसको आईआईटी कानपुर की मदद से डेवलप किया जा रहा है। मोढेरा गुजरात का शहर है, सांची मध्य प्रदेश में, ये गुजरात का है। मोढेरा एक गांव है और ये पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव होगा। आयुष्मान भारत मिशन की अगर आप आयुष्मान भव अभियान की अगर आप बात करें तो ये 17 सितंबर 2000 अक्टूबर से चालू किया गया है। और इसका जो थीम है वो स्वच्छता ही सेवा, इसका अभियान है, ठीक है। 2024 में ये मोदी जी के बर्थडे जैसे चालू किया गया था, ठीक है, ये वही है। अब आप देखेंगे कि आपका जो राष्ट्रीय संस्करण है ये ख़त्म हो गया है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। दोस्तों आज हमारा राष्ट्रीय संस्करण जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है, जिसको मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में कंप्लीट करने की, क्योंकि ये क्लास जो है ये हम लोगों की 1 घंटा 11 मिनट की तो हो चुकी है, और इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो होगा वो लगभग 1 से 1.5 घंटा ले लेगा, और इतना समय आपको देखने में भी ज़्यादा लगता है। इसलिए आप एक क्लास का आज रिवीजन करिए, बाकी मैं कल करवाऊँगा। और आप अगर इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से इस क्लास का पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको। और यदि आपने पॉलिटी का रिवीजन नहीं किया हुआ है तो पॉलिटी के दोनों वीडियोस, कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन घटना चक्र से, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पहले से पड़े हुए हैं दोनों वीडियो, आप आराम से प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, और यदि आपको हमारे वीडियो से कोई सुझाव है तो आप हमको ज़रूर दीजिए, हम आपके सुझाव को शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुभम त्रिपाठी।